देखो, इन वीडियोज़ में ज़रूरी नहीं मैं जो एग्ज़ैक्टली लिखा है वही बोलूँ। मैं वो भी बोल सकता हूँ जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं मैं पूरा बोलूँ, मैं वही बोलूँगा जो क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएगा। पहली बात होती है स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र का मीनिंग ये होता है कि हर सरफेस का टेम्परेचर वही रहेगा जो अभी है। मतलब समझ लो, इस सरफेस का टेम्परेचर अगर T1 था, इस सरफेस का टेम्परेचर T2 है और इनके बीच में स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो शायद तुम 2 घंटे बाद आके देखो, 2 साल बाद आके देखो, कभी आके देखो, इसका टेम्परेचर T1 ही रहेगा और इसका टेम्परेचर T2 ही रहेगा। इसका मतलब स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र में जो एक बार सरफेस का टेम्परेचर दे दिया वो वही का वही रहेगा। और एक और बात, अगर समझ लो वन डायरेक्शनल हीट ट्रांसफ़र है, तो यहाँ से अगर 10 किलो वाट अगर हीट आ रही है तो यहाँ से 10 किलो वाट हीट बाहर जाएगी, ठीक है? 10 और मतलब जितनी बॉडी के अंदर आएगी उतनी बॉडी से बाहर जाएगी। समझ लो 1D नहीं है तो समझ लो 1D नहीं है तो समझ लो 2D है या 3D है, समझ लो ऐसा कोई है। यहाँ से 10 किलोवाट आई, अब यहाँ से जा रहा है 5 किलोवाट, यहाँ से जा रहा है 5 किलोवाट, और यहाँ से जा रहा है 4 किलोवाट, और यहाँ से जा रहा है 1 किलोवाट। और 10 किलोवाट आने की वजह से इसका टेम्परेचर हुआ था T1, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T3 और इसका टेम्परेचर T4 हुआ था, समझ लो। तो 10 किलोवाट बॉडी के अंदर आई थी, 10 किलोवाट बॉडी से बाहर गई, और ठीक है, ये अभी भी स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र का ही केस है। और इसमें क्योंकि 5 किलोवाट जा रही थी तो इसकी वजह से, क्योंकि जितनी हीट जाएगी उसकी वजह से टेम्परेचर T2 बनता है, बनने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो जब तक इस पे 5 किलोवाट हीट जाती रहेगी इसका टेम्परेचर T2 ही रहेगा। इस पे जब तक 4 जाती रहेगी इसका टेम्परेचर T3 ही रहेगा। जब तक इस पे 1 जाएगी इसका टेम्परेचर T4 ही रहेगा, और जब तक इस पे 10 आएगी तब तक इसका T1 ही रहेगा। तो तुम देखो कि क्या सरफेस का टेम्परेचर सेम रह रहा है हमेशा। अगर हमेशा रह रहा है तो स्टेडी स्टेट का ट्रांसफ़र हीट ट्रांसफ़र है। वरना समझ लो यहाँ पे अगर 4 न जाती, 4 की जगह हम 3 जाती, तो इसका फिर टेम्परेचर T3 ना रहता, कुछ और हो जाता। इस पे यहाँ का 5 न जाती, कुछ और जाती, तो इसका टेम्परेचर T2 से बदल कर कुछ और हो जाता। सो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र देखना तुम्हें, तो देखो क्या सरफेस का टेम्परेचर सेम रह रहा है। स्टेडी स्टेट का एक और मीनिंग होता है, स्टेडी स्टेट का मीनिंग ये होता है कि बॉडी अपने अंदर कोई हीट समेट के नहीं रखेगी। समेट के न रखने का मतलब ये होता है कि हीट एकोमोलेशन नहीं होगा बॉडी के अंदर, क्योंकि जैसी बॉडी के अंदर अगर हीट एकोमोलेट होने लगेगी, देखो तुम फॉर एग्जांपल इसका T1 टेम्परेचर था 10 किलोवाट हीट आई, 2 किलोवाट ये खा गया और यहाँ से गई 8 किलोवाट, तो 8 किलोवाट जाने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर T2 हो जाएगा, ठीक है? तो मैं 8 सेकंड के लिए दिखा। अब दूसरी बार फिर 10 किलोवाट आ रही है, फिर 2 किलोवाट ऑब्जर्व कर रहा है, फिर 8 किलोवाट बाहर जा रही है। तो 2 किलोवाट पहले की थी, अब 2 किलोवाट बाद की आ गई, फिर 2 किलोवाट इस बॉडी का टेम्परेचर अंदर बढ़ते जा रहा है। तो अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो इसका टेम्परेचर अंदर बढ़ते जाएगा। अगर टेम्परेचर अंदर बढ़ते जाएगा तो ये अपनी हीट डेसिपेट करेगा इन दोनों को। अगर ये अपनी हीट दोनों को डेसिपेट, सॉरी ये 8 किलोवाट है, ये तो और ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ये और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता है। ये अपनी हीट इसको डेसिपेट करेगी, ये अपनी हीट इसको डेसिपेट करेगा। तो इसका T2 8 किलोवाट तो यहाँ से जा रहा है, पर इसका टेम्परेचर, क्योंकि हीट अकोमोलेशन की वजह से इसका टेम्परेचर, इस सरफेस का टेम्परेचर और इस सरफेस का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि बॉडी में हीट अकोमोलेशन हो रहा है इसकी वजह से। सो हीट अकोमोलेशन इन बॉडी इज नॉट अ केस ऑफ स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, बट हीट जनरेशन इज अ केस ऑफ हीट ट्रांसफर, क्योंकि बॉडी में जितनी हीट जनरेट होती है वो सारी बाहर फेंक देता है, वो सारी तुरंत ब तुरंत बाहर फेंक देता है। सो उसकी वजह से क्या होती है, बॉडी के अंदर कोई हीट अकोमोडेट नहीं हो रही, तो वो जैसे समझ लो बॉडी के अंदर पूरी 10 किलोवाट हीट जनरेट हो रही, तो 5 इधर फेंक देगा, तो 4 इधर फेंक देगा, 6 इधर फेंक देगा, और 4 और 6 इधर फेंकने की वजह से T1 टेम्परेचर अटेंड कर लेगा, T2 टेम्परेचर अटेंड कर लेगा। बहुत समय बाद ऐसा होगा। अब 10 यहाँ से लगातार हर सेकंड निकलती जाएगी, मतलब सॉरी 6 निकलती जाएगी, तो उसका टेम्परेचर हमेशा T2 रहेगा, इसका हमेशा T1 रहेगा। सो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर इसका मीनिंग होता है सरफेस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और उसमें से जाने वाली हीट हमेशा सेम ही रहेगी, हर सरफेस से जाने वाली हीट सेम ही रहेगी और सरफेस का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा। हीट एकोमोडेशन एक स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र नहीं है, बट हीट जनरेशन एक स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र है। सो
स्टेडी स्टेट देखने के लिए तुम सब इतना देखो, क्या टेम्परेचर ऑफ द सर्फेसिस कांस्टेंट है? अगर है तो वो स्टेडी स्टेट का केस है। हम मोस्टली पढ़ते हैं 1D हम सॉल्व करते हैं, तो 10 यहाँ 100 यहाँ से आएगी तो 100 यहाँ से बाहर जाएगी, Q1 एंटर हुई, Q1 ही बाहर निकलेगी। इसका टेम्परेचर T1, उसका टेम्परेचर T2 इन्हीं की वजह से हुआ है। और ये टेम्परेचर अलग अलग इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है इसका मतलब बॉडी खा नहीं रही है, बस ये है कि कुछ होता है जो भी हो, समझ गए। अब सेकंड केस देखते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन में यूज हुआ था, इसलिए समझ लो यहाँ से 100 आ रही है बॉडी के अंदर, यहाँ से समझ लो ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। ये 100 पहले 1D में 100 इधर चल देती थी, आप समझ लो इधर 30 जा रही, इधर 40 जा रही, इधर 30 जा रही। तो इस 30 जाने की वजह से T3 टेम्परेचर अटेन हो गया, इधर T2 हो गया और इधर T4 अटेन हो गया। जब तक यहाँ से 40 जाती रहेगी तब तक ये T4 ही रहेगा, ये T2 ही रहेगा और ये T3 ही रहेगा। तो एक स्टेडी स्टेट का केस है। अब समझ लो यहाँ से 30 जा रही है, यहाँ से दूसरी बॉडी में एंटर में 30 जा रही, 10 10 10, तो इसका 10 जाने की वजह से यहाँ पे कुछ आएगा टेम्परेचर, इसका कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा। तो ये स्टेडी स्टेट का केस है। जब तक इसमें ये हीट जाती रहेगी ये सेम रहेगा। देखो हीट एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का फ़ायदा ये होता है कि उसमें कोई डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है। समझ लो एक बॉडी ऐसी है और इसका एंट्री पॉइंट इधर है, यहाँ से 10 किलोवाट हीट आ रही है और इसका एग्जिट पॉइंट इधर है, तो इधर से इधर 10 और 10 निकल जाएगी। इसमें कोई एग्जिट एंट्री पॉइंट नहीं होता, मतलब सॉरी एक्स आई कैप बाइक सॉरी आई कैप जे कैप ऐसा कुछ केस नहीं होता इसके अंदर। देखो एक नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, Q इज इक्वल टू माइनस AA dt बाई dx। इस पे माइनस पे ध्यान देना क्योंकि माइनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर dt बाई dx की अगर एक इक्वेशन दी होगी तो उसके अंदर ये माइनस का लिखना होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। Q इज इक्वल टू माइनस के dt अपॉन dx वैलिड है वन डायरेक्शनल हीट ट्रांसफर फ्लो के लिए x डायरेक्शन में, क्योंकि dt अपॉन dx। अगर समझ लो केस ऐसा आता है जहाँ पे क्यूब दिया है और क्यूब में हर डायरेक्शन में हीट जा रही है, तो Q इन x डायरेक्शन होगी माइनस के डाउ टी अपॉन डाउ एक्स, Q इन वाई डायरेक्शन डाउ टी अपॉन डाउ वाई, Q इन जेड डायरेक्शन डाउ टी अपॉन डाउ जेड। ठीक है, ये डाउ टी अपॉन डाउ क्यों इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर फिर फंक्शन दिया होना चाहिए एक्स वाई जेड का, टेम्परेचर को फिर एक्स वाई जेड का फंक्शन देना पड़ेगा उससे। ठीक है, और क्योंकि हम जानते हैं हीट एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का यही फ़ायदा होता है कि पूरी बॉडी की हीट को ऐड कर सकते हैं बिना किसी उसके। सो टोटल हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस बॉडी इज इक्वल टू QX प्लस QY प्लस QZ। ठीक है, देखो जब हम पढ़ते हैं अपना क्या हीट जनरेशन, तब भी इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम लोग। जब हम पढ़ते हैं वेरियल थर्मल कंडक्टिविटी तब भी इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, इस वाली इक्वेशन को। जब हम स्लैब पढ़ते हैं तब भी इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम लोग। स्लैब में ये इक्वेशन बच जाती है Q इज इक्वल टू माइनस के dt अपॉन डी आर की, और वैसे dt अपॉन डी आर देगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो 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 कैसे होगा जब हम पढ़ेंगे स्लैब में, अगर वो dt अपॉन डी आर देता है रेडियली कैसे हीट ट्रांसफर कर रही है, सो वो एक ऐसा सिलेंडर देगा और dt अपॉन डी आर देगा और दिखेगा एट r इज इक्वल टू 4 एट r इज इक्वल टू 5, तो लिखो एट r इज इक्वल टू 4 r इज इक्वल टू 5 ऐसे एब्सोल्युटली वैलिड है। क्योंकि देखो मैं भी सिलेंडर का बोल रहा था, देखो सिलेंडर में मोस्टली तो रेडियली हीट ट्रांसफर होती है, पर समझ लो एक्स डायरेक्शन में भी अगर हीट ट्रांसफर माने रेडियल प्लस एक्स डायरेक्शन, क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू, क्योंकि लिख सकते हैं माइनस के ए डी टी अपॉन डी आर, क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब टी को एक्स और आर दोनों का फंक्शन देना पड़ेगा उसे। ठीक है, देता है वो ए क्या होता है 2 पाई आर माइनस के 2 पाई आर डी टी अपन डी आर, और क्यू एक्स क्या होता है माइनस के ए डी टी अपन डी एक्स। देखो यहाँ एरिया कांस्टेंट है तो यहाँ पे तुम एरिया की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हो एक्स डायरेक्शन में, पर देखो यहाँ एरिया वेरी कर रही है, तो इसकी वजह से ही हम फिर वो जो इक्वेशन आती है इसकी, कौन सी इक्वेशन, क्यू इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू अपॉन एल एन आर टू अपॉन आर वन, तो 2 पाई के एल, वो इसी से आती है
Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी आर से ही वो इक्वेशन आती है, जहाँ पे ए होता है 2πr और एरिया हमेशा चेंज होता है तो आर भी चेंज होता जाता है। वो इसी इक्वेशन से आती है, ये वाली इक्वेशन। क्योंकि हम इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते इसलिए हम यूज़ करते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा और ये आर इधर आएगा इसलिए यहाँ पे एल एन आया है। टोटल हीट ट्रांसफ़र कितनी होती है क्यू आर प्लस क्यू एक्स, बट क्यू एक्स होती है नेग्लिजिबल इसलिए हम सिर्फ रेडियल को मानते हैं। और रेडियल हीट देखो क्यू आर की वैल्यू होती है इतनी, अगर क्यू एक्स भी हो गया तो क्या होगा, अगर बोले कि एक्स डायरेक्शन में भी हीट मानो तो क्या हो जाएगा, सेंटर से जा रही ना हीट, तब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर देखो कॉम्प्लेक्स वे नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा, एरिया कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, के कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होगा डी टी क्या लूँ, जैसे इसमें तो ये माइनस ये ले लेते हैं हम लोग, इसमें क्या ये माइनस ये ले लूँगा क्या ऐसा, अपॉन डी एक्स, ठीक है ऐसे कुछ ले लूँगा। सो इन शॉर्ट Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी आर सिलेंडर में भी यूज़ हो सकता है, वो यूज़ करके ही वो इक्वेशंस आती हैं। सो Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स सिलेंडर में भी यूज़ हो सकता है। वैसे सिलेंडर में यूज़ होने के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, नहीं सिलेंडर को नहीं करते हम लोग, हम ऐसा करते हैं सिलेंडर में भी होगा यूज़, वो वहीं से आता है, समझ लो कैसा आता है वो मुझे नहीं पता पर आता तो ज़रूर है, क्योंकि Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स हमेशा वैलिड है। देखो मैंने डी टी अपॉन डी एक्स को लीनियर नहीं बोला, डी टी अपॉन डी एक्स कोई भी इक्वेशन हो सकती है बट डी टी अपॉन डी एक्स होगा, और माइनस लिखना बहुत ज़रूरी है। और याद रखना हीट एक स्केलर क्वांटिटी है, किसी दो डायरेक्शन में निकालो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। देखो Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स हीट जनरेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है, मैं बताऊंगा कैसे यूज़ होगा, बट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट जो फॉर्मूला हमारे पास स्लैब के लिए Q इज इक्वल टू माइनस के टी टू माइनस टी वन अपॉन थिकनेस ऑफ द स्लैब, ये यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ जब स्लैब हो, क्योंकि स्लैब में ही लीनियर वो होता है, और हीट जनरेशन ना हो रही हो, हीट जनरेशन ना हो रही हो और स्लैब हो, और सिर्फ स्लैब के वो थिकनेस के अलॉन्ग हीट ट्रांसफ़र हो रही हो। तो मतलब जैसे यू कैन राइट Q इज इक्वल टू माइनस, यस मैं आपको बताऊंगा हीट जनरेशन में कैसे ये T2 माइनस T1 अपन थिकनेस नहीं लिख सकते हैं, वहाँ डी टी अपन डी एक्स का इस्तेमाल कैसे करना पड़ेगा हीट जनरेशन में, और Q इज इक्वल माइनस के डी टी अपन डी एक्स वहाँ कैसा वैलिड होगा, आई विल शो यू। देखो समझ लो तुम्हें Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपन डी आर, जिसका मीनिंग होता है माइनस, हाँ अगर ये तुम्हें सिलेंडर के लिए यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करोगे, तुम ऐसे कर सकते हो कि आउटर रेडियस पे करो तो क्या होगा, माइनस के 2π इंटू आउटर रेडियस डी टी अपॉन डी आर एट आउटर रेडियस, या फिर इज इक्वल टू माइनस के 2π इनर रेडियस डी टी अपॉन डी आर एट इनर रेडियस। तब डी टी अपॉन डी आर की वैल्यू डाउ टी अपॉन डाउ आर की वैल्यू देनी पड़ेगी उसे, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और न वैसे इस्तेमाल करना हो तो वो जो फार्मूला जो आया है उसका मेन फार्मूला जो हम याद रखते हैं वो इसी से आया है, कोई दिक्कत नहीं है उस फार्मूले, वो आया है इसी फार्मूले से। देखो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो, ये प्लेट है जिसकी थिकनेस है L, जिसका टेम्परेचर है T1 और T2, और समझ लो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, Q इज इक्वल टू माइनस के सॉलिड का इंटू एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि स्लैब है, स्लैब में हम लिख सकते हैं जब तक हीट जनरेशन ना हो तब तक हम लिख सकते हैं वो वाला फार्मूला T2 माइनस T1 अपॉन L इज इक्वल टू माइनस के एयर, माइनस लिखना बहुत ज़रूरी है, मैंने बोल दिया पहले ही। ऑफकोर्स यहाँ पे T1 माइनस T2 होता है, बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि T1 बड़ा होगा तभी तो यहाँ से हीट जाएगी, माइनस अपने आप सब कंपनसेट कर लेता है। वो तो ये इसलिए लिखना पड़ रहा है इस फॉर्म में क्योंकि बताता हूँ आगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, डी टी अपॉन डी वाई एट वाई इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे जो छोटी सी एयर होगी उसमें डी टी अपॉन डी वाई
उसका देना पड़ेगा उसे, अपना बाउंड्री लेयर बनेगी उसका dt/dy। टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है इसके अंदर, इस थर्मल बाउंड्री लेयर के अंदर, एट y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे इज इक्वल टू h एवरेज एरिया ऑफ हीट ट्रांसफ़र अब इनटू T2 माइनस T इन्फिनिटी। ठीक, अगर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा था कि समझ लो अगर ऐसा होता, प्लेट ऐसी होती तो क्या होता, हाँ प्लेट ऐसी होती जैसे, देखो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एरिया फिर लिखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एरिया कंटिन्यूसली वेरिंग है। एरिया कंटिन्यूसली वेरिंग है तो फिर हमें माइनस के dt/dx dt/dy, क्योंकि यहाँ y एक्सिस है वाली, तो वहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस के dt/dy, और यहाँ पे एरिया भी y के साथ चेंजिंग है और dt/dy भी y के साथ चेंजिंग है, तो कुछ आएगा वैसे कॉम्प्लेक्स सा। तो एरिया कांस्टेंट वाला हम लेते हैं अभी तक तो। पर हम एक बात कहना चाहता हूँ कि समझ लो ये दो प्लेटें, इस प्लेट से अगर 10 जा रही है और बोला कि कहीं और से नहीं जाएगा, तो इस प्लेट से भी 10 ही जाएगा, चाहे इसकी एरिया कितनी भी हो। पर मीटर स्क्वायर सेम नहीं होता, एब्सोल्यूट 10 किलोवाट सेम होगा। एरिया कुछ भी हो, मेरे को कुछ लेने देना, यहाँ से 10 आया, यहाँ से 10 जाएगा अगर कहीं और से ना जाएगा। ठीक है, अब समझ लो अगर इसका इसका वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी होता तो इससे क्यू कितनी जाती है, माइनस के मीन ए T1 माइनस T2/L जाती। ठीक है, मेरे को क्या लेना देना बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सराउंडिंग को बॉडी से कोई लेना देना है। अगर यहाँ से कुछ भी वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी से इतनी हीट जा रही है, वो तो एब्सोल्युटली बाहर ही जाएगी, उसको क्या लेना देना क्या है थर्मल कंडक्टिविटी को इससे। ये तो बराबर सब सेम ही आएगा। सो वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी तो बॉडी के लिए नुकसानदायक है, बाहर तो सब सेम ही जाएगा, और इसका तो कोई लेना देना नहीं किसी के साथ, चाहे हीट जनरेशन हो, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी कुछ भी हो जाए, ये तो सेम ही होता है। देखो एक और बात बता दूं मैं, ना जो 10 किलोवाट जा रही है उसे ना फ़र्क पड़ता है वो कंडक्शन से जा रही, कन्वेक्शन से जा रही, रेडिएशन से जा रही है। अगर समझ लो इस सरफेस से अगर 10 जाती है तो इसको आगे भी 10 जाएगी, वो कोई भी मोड से जाए। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसा होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन से जाती, यहाँ से एडजस्टेंस एयर में भी कंडक्शन से जाती, फिर आगे कन्वेक्शन से जाती। मेरे को क्या लगता है सब बराबर ही है, 10 किलोवाट जाना चाहिए चाहे मोड कोई भी। एक टर्म डिफाइंड होता है अल्फ़ा, जिसे बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी, ये होता है एक्सेलरेशन जैसा, k/ρ Cp। अल्फ़ा हर मटेरियल के डिफाइंड होता है, अगर सॉलिड के लिए डिफाइन करते तो अल्फ़ा सॉलिड इज इक्वल टू k solid/ρ solid इंटू Cp। ठीक है, अल्फ़ा मोर इसका मतलब बॉडी जल्दी T1 से T मतलब जैसे समझ लो T1 टेम्परेचर था इस बॉडी का, इसका टेम्परेचर T2, कुछ नहीं था, पता नहीं क्या था, यहाँ से फट से हीट दोगे, ये फट से जल्दी टेम्परेचर अटेन कर लेगा। अब बात आती है हम रेजिस्टेंस निकालने की। स्लैब में रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू L/K, और सीरीज़ में होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और पैरेलल में होता है R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 1/R1 प्लस 1/R2। तो तुम ऐसा करो, R इक्वलेंट पहले ये दोनों पैरेलल में है तो R इक्वलेंट निकाल दो इन दोनों का। देखो अगर हीट इधर से जा रही तो इधर इधर बटेगी तो पैरेलल में, अगर हीट इधर से जा रही तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज़ में होंगे। अगर हीट इधर से जा रही थी यहाँ से तो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज़ में है। अगर हीट इधर से जा रही थी तो ये दोनों पैरेलल में है, ये सीरीज़ में है। तो इसका R इक्विवेलेंट निकालो, फिर ये सीरीज़ बन जाएगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग प्लेन वॉल विथ इंटरनल हीट जनरेशन। देखो इसमें इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं कि समझ लो दो सरफेस का टेम्परेचर T1 और T2, तो क्या किसी टेम्परेचर इन दोनों से ज़्यादा हो सकता है? यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये आता कहाँ से? इसका वो d²T/dx² प्लस Q/K इज इक्वल टू 0, जहाँ पे Q डॉट होता है वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन, जिसका मीनिंग होता है
डब्ल्यू अपॉन मीटर क्यूब, डब्ल्यू अपॉन मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। और इसका डेरिवेशन से आंसर आता है ये टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू माइनस टी वन अपॉन एल इंटू एक्स प्लस क्यू बाई टू के एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एक्स मेजर किया गया है वो यहाँ से किया गया है, इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ये पता करने के लिए कि एक्स मेजर कहाँ से किया गया है। ठीक है, और मैक्सिमम लोकेशन ऑफ टेम्परेचर निकालनी हो, कहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, तो कुछ नहीं, डी टी अपन डी एक्स को ज़ीरो कर दो, यू विल गेट द थिंग। अगर T1 और T2 दोनों बराबर हो तो एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट आएगा मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन, और उसकी वैल्यू जब x को आधा रख दो, x को L/2 रख दो तो आंसर आ जाएगा। प्लेन वॉल विथ इंसुलेटेड सरफेस, इंसुलेटेड सरफेस है तो मैक्सिमम यहाँ पे आएगा। और इसका एक और बात होती है, इसका आंसर आता है ये t इक्वल टू टी वन प्लस क्यू बाई के एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ये कहाँ से आता है? ये आता है सेम इसी डेरिवेशन से आता है, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बाई के इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू पुट टी इज इक्वल टू टी वन एंड एट एक्स इज इक्वल टू एल पुट डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जहाँ पे इंसुलेशन होगा वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन होगा। और एक और बात है, ये जो टेम्परेचर का कर्व आएगा यहाँ पे, कर्व स्लैब में लीनियर आता था अब तक, जब तक कि हीट जनरेशन नहीं था, पर जब लीनियर नहीं होगा, जब हीट जनरेशन होगा तब ये कर्व लीनियर नहीं आएगा, ये कुछ कर्व आएगा, यहाँ भी एक कर्व आएगा ऐसे, यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर हमेशा आएगा, नो एक्सेप्शन। अब देखो टी मैक्स की वैल्यू तो निकाल सकते हो एस इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एल रख कर। एक और बात, जितनी हीट जनरेट होगी बॉडी से, क्यू जनरेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, उतनी बाहर जाएगी, तो उसको लिख सकते हैं माइनस के ए एरिया कांस्टेंट डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स करो इसका एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लीनियर क्यों नहीं लिख देते डी टी अपॉन डी एल को, टी टू माइनस टी वन अपॉन एल क्यों नहीं लिख देते, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है हीट जनरेशन क्योंकि ये लीनियर नहीं होता, इसलिए हम टी टू माइनस टी वन अपॉन थिकनेस नहीं कर सकते। यहाँ पे हम डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एच एवरेज एरिया टी सरफेस माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है, देखो इसी चीज़ को मैं एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ। सब लोग हीट जनरेशन में बॉडी दिया हुआ 30 × 10⁻6 वाट पर मीटर क्यूब, देखना वाट पर मीटर क्यूब ध्यान रखना, तभी हीट जनरेशन होगा। इसका मतलब होता है हर एक अंश से हीट इतनी निकल रही है, मतलब हर एक अंश से इतनी हीट निकल रही है। ठीक है, बॉडी के हर एक अंश वॉल्यूम से वॉल्यूम से इतनी हीट निकल रही है, तो पूरी बॉडी से कितनी निकलेगी हीट, तो दिस यूनिट हीट इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, उतनी हीट निकलेगी पूरी की पूरी बॉडी से, तो Q इंटू वी। अब Q इंटू वी कहाँ जाएगी, थोड़ी इधर जाएगी थोड़ी इधर जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, हमने अभी निकाला था T इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू माइनस टी वन अपॉन एल इंटू एक्स प्लस क्यू बाई टू के एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर निकाला था बिल्कुल। उससे तुम ऐसा करो डी टी अपॉन डी एक्स निकालो और तुम्हें पता चलेगा कहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, उस एक्स को पुट करके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर निकाल दो, तो यहाँ आता है 203.43 के की वैल्यू जो भी दी हो। और वो देखो, अगर ये तो केस है सिर्फ हीट जनरेशन का, समझ लो उसके अंदर वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी दे देता है, तो फिर डेरिवेशन करना पड़ेगा, वापस से करना पड़ेगा डेरिवेशन। क्यू एल इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो बोला था मैंने अभी, क्योंकि लीनियर नहीं है, टी टू माइनस टी वन अपॉन वो नहीं लिख सकते, इसलिए 203.43 माइनस 180 डिवाइडेड बाई थिकनेस नहीं लिख सकते, इसलिए ये लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू क्यू जनरेशन इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ये जितनी लेंथ है इज इक्वल टू एच एवरेज, ये क्यू आर भी ऐसे लिख सकते हैं, और क्यू टोटल जनरेटेड क्यू एल प्लस क्यू आर। ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जितनी हीट जनरेट हुई बॉडी से उसको बाहर जाना पड़ेगा। लाइन्स आर नॉन लीनियर, इसलिए हम तुम ऐसा नहीं लिख सकते, टी टू माइनस टी वन अपॉन थिकनेस नहीं लिख सकते ऐसा। और देखो मैंने बोला था ना यूज़ आएगा क्यू इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स पे, देखो आ गया।
देखो क्वेश्चन हो इस तरह का, अ हीटिंग प्लेट ऑफ 1 किलो जूल पर सेकेंड, प्लेट की साइज है 150 into 150 इज इंसर्टेड बिटवीन टू स्लैब ए एंड बी। तो क्या ये हीट जनरेशन के केस है? नहीं, दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ हीट जनरेशन, क्योंकि हीट जनरेशन के केस में हर एक अंश से वो होनी चाहिए। और मैंने अभी बोला है कि हम कभी भी हीट एकोमोडेशन नहीं पढ़ते हैं हम लोग, तो हीट एकोमोडेशन नहीं पढ़ते हैं बॉडी के अंदर, तो वह जितना 1000 किलो वाट जो आ रही है वो पूरी की पूरी थोड़ी इधर से जाएगी थोड़ी इधर से जाएगी। और हमने पढ़ा भी है स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, जो हीट इधर से जाएगी वो हीट इधर से भी जाएगी, वो इधर से भी जाएगी, और जो हीट इधर से जाएगी वो इधर से भी जाएगी, इधर से जाएगी। तो समझ लो यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 इज इक्वल टू, यहाँ से हीट जा रही वो यहाँ से जाएगी, तो एच ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन T1 माइनस 25 प्लस एच इसका एच इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन T2 माइनस 25, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और क्या है, और देखो एक और, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और एक और तुम कर सकते हो, तुम्हें अगर यहाँ से हीट निकल रही कितनी निकालनी हो तो टी मैक्स, तो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करने से अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तुम ऐसा लिख सकते हो क्यू फ्रॉम हीयर क्यू लेफ्ट इज इक्वल टू माइनस के ए T1 टी मैक्स माइनस T1 अपॉन ये थिकनेस, और क्यू आर लिख सकते हो माइनस के ए टी मैक्स माइनस T2 अपॉन थिकनेस ये वाली थिकनेस, इतनी थिकनेस, मतलब लीनियर, ऑफकोर्स लीनियर लिया dt अपॉन dx को, क्योंकि हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट यही है लीनियर लेना। अगर dt अपॉन dx प्लेट के साथ कैसे वेरी हो रहा है वो देता तो अच्छी बात थी, पर नहीं दे रहा है तो मैं लीनियर मान के सॉल्व करूँगा।